डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good evening who is watching me currently. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio at Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. प्रीवियस लेक्चर में हमने बिजनेस लॉ का ब्लॉक 2 कवर किया था, जिसमें हमने पार्टनरशिप एक्ट के बारे में जाना था। कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे जो लेक्चर के बाद हमने अचीव किए थे, लाइक पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, क्यों हम पार्टनरशिप एक्ट के अंदर अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड कराएं, कितने पार्टनर्स को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसी कौन सी कमियां थी जिनको फुलफिल करने के लिए हमने क्या किया, अपना बिजनेस स्ट्रक्चर पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। पार्टनरशिप कैसे बनाते हैं, पार्टनरशिप के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप के पार्टनरशिप होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। आज के वीडियो में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनर्स के बारे में स्टडीज़ करेंगे। सो टुडेज आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर अंडरस्टैंड द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर विथ अनदर पार्टनर। एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के बीच में जो म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, कितने पार्टनर्स हैं जो एक्टिव हैं, कितने हैं जो स्लीपिंग है या नॉमिनल है, किस पार्टनर को हमने कौन सा राइट दिया है, कौन सी ड्यूटी दी है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, दैट इज़ अ राइट ऑफ अ पार्टनर। मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैं और नीलम मैम आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो कुछ राइट्स उनके होंगे, कुछ राइट्स मेरे होंगे, हम दोनों के कॉमन राइट्स क्या होंगे वो हम समझेंगे। तो फर्स्ट राइट है हमारा राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस। ऑफ कोर्स अगर हमें पार्टिसिपेशन नहीं देना होता तो हम किसी पार्टनर को इन्वॉल्व क्यों करते। तो जितने पार्टनर इन्वॉल्व होंगे सबका ये फंडामेंटल राइट हो जाएगा कि उनको क्या करना है, बिजनेस में पार्टिसिपेट करना है। राइट टू बी कंसल्टेड, अब ऐसा नहीं है कि हम 10 पार्टनर हैं और एक पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक है, वो अपने रूल्स बनाता है और सबको बोलते हैं फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमको क्या करना है, कोई भी डिसीजन लेने के पहले सबसे क्या करना है, कंसल्ट करना है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाएंगे, लाइक हमारा जर्नल एंट्री की हमने बुक बनाई, लेजर पोस्टिंग की, ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो हर पार्टनर के पास ये राइट है कि अगर उसको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बायसनेस हो रहा है या मुझे इंस्पेक्शन करना चाहिए, तो उसके पास ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करता है, इंस्पेक्शन के लिए बोल सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेम चीज़ है। राइट टू यूज़ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल हमने एक लैंड परचेस किया हुआ है, एक ऑफिस हम रेंट पे चला रहे हैं या हमारा खुद का ऑफिस है, उसमें से 4 पार्टनर्स हैं, तो वो क्या करेगा, अगर किसी पार्टनर को नीड है तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर सकता है। क्यों, क्योंकि हम जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबके बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है वो तो सारे पार्टनर्स की होती है, अगर किसी पार्टनर को ज़रूरत है तो हम उसको अलाउ कर सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। राइट टू इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, अगर हमने किसी को एडवांस दिया हुआ है और उस एडवांस के कारण पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट उठा रही है मार्केट से, तो सारे पार्टनर्स का ये राइट है कि उस इंटरेस्ट के लिए वो बोल सकते हैं कि जो भी इंटरेस्ट आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट मार्केट से उठा रही है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। राइट टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनर्स 5-5 लाख रुपए की कैपिटल लेकर आए थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो उस पार्टनर का ये राइट है कि वो जो कैपिटल अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है पार्टनरशिप फर्म में वो क्या कर सकता है, इंटरेस्ट के लिए बोल सकता है। राइट टू अपोज एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर, जैसे हम लोग 6 पार्टनर हैं और हम लोग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम लोग क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंट हैं, हम बहुत अच्छे से बिजनेस एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मिस्टर एक्स है जो क्या चाहते हैं, हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहते हैं,
तो अगर हमें उनको नहीं रखना है या हम 6 पार्टनर में से किसी एक पार्टनर को उस पर्टिकुलर पर्सन से इशू है, तो वो क्या कर सकता है, अपोज कर सकता है कि ये न्यू पार्टनर हमारी फर्म में नहीं आना चाहिए। राइट टू शेयर प्रॉफिट, इट्स ऑब्वियस, हम पार्टनरशिप बिजनेस में क्यों होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होते हैं। राइट ऑफ अ पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म, ऑफ कोर्स जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में होंगे वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, म्यूचुअल एजेंट होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या होते हैं, पार्टनरशिप फर्म के एजेंट होते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए काम कर रहे हैं तो क्या हुए, पार्टनरशिप फर्म के एजेंट हुए। और राइट, तो ये सारे राइट्स हैं जो पार्टनर्स के होते हैं, और ये सारे राइट्स सभी पार्टनर्स के लिए समान होते हैं, हम इन राइट्स के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। ओके, फॉलोइंग आर दी ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। अगर हम ड्यूटीज की बात करें, अब ऐसा नहीं है कि आप पार्टनरशिप फर्म में आ गए हो तो आपको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भूल जाओगे। तो जितने भी पार्टनर्स को हम ऐड करते हैं अपनी फर्म में, ठीक है, तो दे मस्ट एक्ट इन अ गुड फेथ। उनकी जो भावनाएं हैं वो हमारी फर्म के लिए क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पार्टनर बन गए और अपना इंडिविजुअल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं, और जो किसके अगेंस्ट है, हमारी फर्म के ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट है। तो ऐसा अगर कोई पार्टनर करता है तो हम क्या कर सकते हैं, मीटिंग में उस पार्टनर से डिस्कशन के साथ उसको क्या कर सकते हैं, या तो एक्सपेल कर सकते हैं या उसके साथ हम डीड को क्लोज कर सकते हैं। ओके, अगर किसी पार्टनर को हमने कुछ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की हैं और वो कंपैटिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरे पार्टनर को दे सकते हैं। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है तो हम क्या करेंगे, उसको ऑफ कोर्स अपनी फर्म से निकाल देंगे। तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं पार्टनर्स की, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें क्या करना है, फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर पार्टनरशिप फर्म के लिए करना है। अगर कोई पार्टनर है वो सिर्फ अपने पर्सनल प्रॉफिट के बारे में भी सोचता है तो हम उससे एक बार डिस्कशन करेंगे, उसको वार्निंग देंगे, और अगर वो नहीं सुनता है, म्यूचुअल एजेंसी वाले रिलेशनशिप को वो तोड़ना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, उसकी ड्यूटीज़ उससे छीन लेंगे और किसी और को असाइन करेंगे और उसकी जगह पर दूसरा पार्टनर रख लेंगे। ऑलराइट, अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम माइनर के साथ पार्टनरशिप फर्म को आगे लेकर जा सकते हैं, क्या माइनर हमारी फर्म का पार्टनर बन सकता है। द आंसर इज़ नो एंड द आंसर इज़ यस। उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी पर्सन जो 18 साल से कम उम्र का है उसको क्या हम बोलते हैं, माइनर पर्सन बोलते हैं, मीन्स छोटा बच्चा है वो, ठीक है। अगर हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो 18 एज को क्रॉस नहीं कर पाया, तो उसके पास क्या होगी, डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटीज़ होगी वो एक एडल्ट पर्सन के कंपैरिजन में कम होगी। तो अगर हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। मतलब इसको हम कोर्ट तक नहीं ले जा पाएंगे अगर माइनर कोई मिस्टेक करता है तो, या अपने रोल्स एंड ड्यूटीज़ को नहीं निभा पाता है तो माइनर को हम पार्टनर किन कंडीशंस में बना सकते हैं, देयर इज सम कंडीशंस कि हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके साथ या हमने कोई भी एग्रीमेंट किया है वो उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। बेनिफिट के लिए मीन्स कि वो 18 अबव नहीं है, उसकी कुछ बेसिक नीड्स हैं, लाइक उसको एजुकेशन चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड कुछ नीड है, ठीक है, डेली लाइफ में उसको कुछ ऐसी एसेंशियल चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो वैलिड होगा। लेकिन हम माइनर को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम भी हमारे लिए काम करो। ओके, तो अगर माइनर को हम लेकर आते हैं तो उसके पास बहुत ज़्यादा राइट होंगे और हमारे पास क्या होंगे, कम राइट होंगे। तो अगर हम किसी 18 बिलो पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, माइनर एज अ पार्टनर इन आवर पार्टनरशिप फर्म। और कोई भी माइनर अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उसको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, जस्ट लाइक शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में ही ये चीज़ लिखी हुई है कि पार्टनरशिप डीड तभी साइन होगी जब उसमें एक असेंशियल कंडीशन होगी, दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉपर्टी। तो माइनर के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको देना पड़ेगा।
अब माइनर क्या है, छोटा बच्चा है, अगर उसको लगता है कि सारे जो 18 अबव पर्सन्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो वो माइनर के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या बोल सकता है कि मुझे भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने हैं। तो हम माइनर को मना नहीं कर सकते कि आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, उसका क्या है, राइट है। अगर माइनर को ऐसा लगता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था बाकी पार्टनर्स ने उसके साथ, वो उसके वेलफेयर के लिए था, लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन के साथ आपने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो माइनर क्या कर सकता है, आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। माइनर के पास एक और ऑप्शन होता है कि वो 18 अबव होने के बाद वैलिड पार्टनर बन सकता है, अगर उसकी इच्छा है कि आपको पार्टनरशिप फर्म में आगे तक चलना है। अगर वो चाहे तो टर्मिनेट भी कर सकता है। ओके, तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर ओनली। हम उसके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी या कोई भी ऑब्लिगेशंस असाइन नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप से लेके पार्टनरशिप की जर्नी में हो सकता है कि हमें और पार्टनर्स लेना हो, तो हम उस टर्म को क्या बोलेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर। हो सकता है कि 10 पार्टनर में से कोई एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए, तब भी हमें कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज़ में। हो सकता है किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, या कोई पार्टनर क्या है 60 या 65 अबव एज का हो जाए और हम उससे काम ना करवाना चाहते हों, तो ये कुछ बेसिक टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जिनके बेस पर हम क्या करते हैं, अपनी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है फर्म के स्ट्रक्चर को फिर से बनाना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंज करना, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना, कुछ रेगुलेशंस को ख़त्म करना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जो टर्म है वो हम कब करते हैं, जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस को छोड़ कर जाता है, उसका रिटायरमेंट करते हैं हम, उसको हम बोलते हैं सेक्शन 32 के अंदर किए जाने वाले रिकॉन्स्टिट्यूशंस, रूल्स एंड पॉलिसीज़। अब जैसे 6 पार्टनर हैं, हमको थोड़ा और कैपिटल चाहिए, तो हम 2 पार्टनर्स को और एंट्री देना चाहते हैं। तो जब कोई नया पार्टनर हमारी बिजनेस में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते हैं, जिसके रूल्स एंड नॉर्म्स सेक्शन 31 में दिए हुए हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको ऑप्शन देंगे कि आप पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर चले जाइए, आपके बदले हम दूसरे पार्टनर को असाइन करेंगे। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो हम उसका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके हिसाब से अपनी फर्म का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसकी फैमिली वालों को देते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जिसमें हम क्या करते हैं, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमने जानी, सेक्शन 32 के अंदर आती है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मीन्स कि 10 पार्टनर थे जिसमें से एक पार्टनर 60 या 65 अबव एज के हो गए हैं, अब हम उनसे काम नहीं करवाना चाहते, तो हम क्या करेंगे, रिटायरमेंट करेंगे। तो किसी भी पार्टनर को हम किन किन कंडीशन में रिटायर कर सकते हैं। तो कंडीशन नंबर 1 है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कि बाकी 9 पार्टनर्स बोल रहे हैं, उन सबकी इच्छा है कि हम 10वें पार्टनर को क्या करें, रिटायर करें, तो सारे पार्टनर्स की हमको कंसेंट लेनी पड़ेगी। सेकेंड कंडीशन है इन अकॉर्डेंस विथ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर, मतलब पहले से इन लोग का एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इतने साल बाद मैं फर्म छोड़ के चला जाऊंगा, ये मेरा क्या है, एक्सप्रेसिव एग्रीमेंट है और कोई भी पार्टनर मुझे रोकेगा नहीं, तो वो क्या कर रहा है, अपनी इच्छा से पार्टनरशिप फर्म को छोड़ कर जा रहा है। या फिर where the partnership act will by giving notice in writing to all other partners of his intention to retire। मिस्टर एक्स थे, उनको रिटायरमेंट लेना था, तो उन्होंने क्या किया, एक रिटर्न में नोटिस लिखा सारे पार्टनर्स को कि मुझे अब इस फर्म में नहीं रहना है, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनमें हम क्या करते हैं, किसी पार्टनर को रिटायर करते हैं। ओके, अब एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, 6 लोग थे, 2 लोग और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर से बातें करेंगे कि हमें 2 पार्टनर्स को और एड ऑन करना है,
क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो सारे पार्टनर्स अगर हाँ बोलते हैं तो आप क्या कर सकते हो, दो नए अपकमिंग पार्टनर्स के लिए कुछ प्रोविजंस बना सकते हो कि आप हमारी फर्म में आ रहे हो तो आपको इतना कैपिटल लाना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल नहीं ला रहे हैं तो आप अपनी गुडविल लेकर आइए। मीन्स पार्टनर को एडमिशन देने के लिए कुछ कंसीडरेशन हम फिक्स करते हैं। या फिर कुछ पार्टनर्स के बीच में पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट था कि हम 2 साल तक साथ में बिजनेस करेंगे, लेकिन जैसे ही थर्ड ईयर स्टार्ट होगा हम क्या करेंगे, एक नए पार्टनर को एड ऑन करेंगे। तो ये कुछ केसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पार्टनर को एडमिट करते हैं। नेक्स्ट टर्म था, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया तो इट्स ऑब्वियस कि हम उसके साथ अब बिजनेस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। कोई पार्टनर की अगर डेथ हो गई है तो हम जो भी कॉम्पनसेशन है उसकी फैमिली को पे करेंगे और अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखेंगे। तो ये सारी बातें थी कि हम अपने पार्टनरशिप फर्म के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़, कैपिटल स्ट्रक्चर को इंटरनली कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो एडमिशन की हमने बात की, हमने रिटायरमेंट की बात की, हमने डेथ की बात की, हमने इंसॉल्वेंसी की बात करी। तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसमें से कभी कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस आए, विथ यू वेरी फ्रैंकली एंड ऑनेस्ट एग्जांपल, रिलायंस जीएसएम सिम शायद आप लोगों ने यूज़ की हो। तो उसमें क्या था कि वो जो बिज़नेस था धीरे धीरे लॉस में जा रहा था। ठीक है, तो या तो उन्होंने क्या किया, अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज किया, या तो बिज़नेस की कैटेगरी चेंज की, नेचर ऑफ बिज़नेस चेंज किया। तो आज भी रिलायंस जो आईटी सेक्टर वाला बिज़नेस है वो भी चल रहा है। तो उन्होंने क्या किया, इंटरनल मैनेजमेंट के साथ बात करके अपने पार्टनरशिप या आपका जो कंपनी का स्ट्रक्चर था उसको आपने चेंज किया, लेकिन फर्म डिज़ोल्व नहीं हुई, मतलब ख़त्म नहीं हुई। लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ के साथ ऐसा क्या होता है, बहुत सालों से ये लोग क्या कर रहे होते हैं, लॉस इनकर कर रहे होते हैं। उनको मार्केट से भी पैसा नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है, बहुत सारे अनफेवरेबल कंडीशंस है, जिनके कारण पार्टनर्स क्या सोचते हैं कि अब हमें ये बिज़नेस ख़त्म करना चाहिए। तो वाइंड अप की बात जैसे ही पार्टनर्स के दिमाग में आती है, उसको हम लीगल टर्म में बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मतलब हमको क्या करना है, पार्टनरशिप फर्म पूरे तरीके से ख़त्म करनी है। तो लॉ ने हमें क्या बोला है, लॉ ने हमें बोला है, सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बोला गया है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म का डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मीन्स पार्टनरशिप क्या था, म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशनशिप था किसके बीच में, जितने भी पार्टनर्स थे। और फर्म क्या है, फर्म एक बिजनेस है, ठीक है, जिसको हम सारे पार्टनर्स मिलकर चला रहे थे, तो दोनों में डिफरेंस है। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स, फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़ विद इन द फर्म। फर्म के अंदर जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही थी वो सब हमको डिसकंटिन्यू करना है। ना हम एक्टिविटी करेंगे ना हमारी फर्म रहेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। When the activities are stopped and the assets are used to pay off the debt, it amounts to be dissolution of the firm. अब हमने मार्केट से पैसा उठाया हुआ था, हमारे पर बहुत सारी लाइबिलिटीज़ थी, तो जब हम वाइंड अप करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन होता है कि मार्केट से जो पैसा आपने उठाया है, आप वाइंड अप के टाइम पर एसेट्स को सेल कीजिए और जो भी पैसा आएगा वो आपको आपके क्रेडिटर्स को वापस करना है। नहीं करोगे तो आप बैंकक्रप्ट कहलाओगे। When a partner agrees to continue the same firm even after the retirement of partnership, then it's called dissolution of partnership, not a firm. जो पार्टनर्स थे वो अगर म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप ख़त्म कर देते हैं एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इस टर्म को हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप भी ख़त्म हो गई और पार्टनरशिप फर्म भी ख़त्म हो गई। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। अभी हमने डिसोल्यूशन की बात की, तो हम किसी फर्म को डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं। कोई भी पर्सन अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो हमेशा यही सोचता है कि मेरे बिजनेस का जो क्या होगा,
परपेचुअल सक्सेशन होगा कि मैं ना भी रहूं तो मैं अपनी अथॉरिटीज़ किसी को असाइन कर दूं, लेकिन मैंने जो ब्रांड वैल्यू बनाई है मार्केट में वो चलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फाउंडर कोई और थे, सक्सेसर कोई और थे, प्रेजेंट में जो एक्टिव पार्टनर्स हैं या एक्टिव मेंबर्स हैं वो कोई और हैं। मतलब कोई ये नहीं सोचता कि हमारा बिजनेस 10 साल में हम ख़त्म कर देंगे, बट कुछ ऐसे सरकमटेंसेस होते हैं जिनमें क्या होता है, कंपलसरी हमारे पास एक नोटिस आता है कि आपको अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा। तो वो केसेस हम डिस्कस करेंगे। कोई भी फर्म डिसॉल्व कब होती है? डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। हमने क्या किया, कोर्ट का वेट नहीं किया। हम काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहे थे कि हमारी फर्म जो है वो लॉस में जा रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स की भी उतनी वैल्यू नहीं बची है कि हम मार्केट से जितना पैसा हमने लिया है वो हम वापस कर पाएंगे। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं कि हमें एक एडवर्स डिसीजन लेना है जो फर्म को वाइंड अप कर सकता है। तो इस केस में भी अगर सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं, उनको लगता है फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका है, बाय एग्रीमेंट का है कि दोनों चारों पांचों जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया कि हमें फॉर्म डिसॉल्व करनी है। सेकेंड केस है बाय कंपलसरी डिसोल्यूशन, जिसके नॉर्म्स है सेक्शन 41 में। कंपलसरी हो गया कि कोर्ट ने बोल दिया कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसकी जो कैटेगरी है वो सोसाइटी के वेलफेयर में नहीं है, या आप लोगों ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर दी जिसके कारण कोर्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ रहा है। तो जब कोर्ट से हमें नोटिस आएगा तो हमें कोर्ट की बात माननी पड़ेगी, या फिर आप अपने आप को प्रूफ करो कि आप विक्टिम नहीं हो। ठीक है, तो कंपलसरी डिसोल्यूशन में बाय लॉ ऑफ ऑर्डर होता है, एग्रीमेंट में हमारी म्यूचुअल कंसेंट होती है। थर्ड कैटेगरी है हमारी ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसी, ऐसे कुछ सर्कमटेंसेस डिराइव हो गए कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम मजबूरी में क्या करते हैं, खुद को बचाने के लिए अपनी फर्म को डिसॉल्व करते हैं। नोटिस का मतलब है कि लास्ट ऑप्शन था, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया कि आपको क्या करना है, ये बिजनेस स्टॉप करना है। तो बिजनेस स्टॉप करना है मतलब आपको क्या करना है, बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस को कंपलसरी या वॉल्यूंट्री विद द हैपनिंग ऑफ नोटिस पीरियड फ्रॉम कोर्ट, आपको इतने ड्यूरेशन में आपका बिजनेस जो है वो ख़त्म करना है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट मींस कोर्ट ने ऑर्डर दिया आप ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिसोल्यूशन करना पड़ेगा अपनी फर्म का। बाय एग्रीमेंट का मतलब क्या है, अभी हमने समझा। एग्रीमेंट एक्सप्रेसिवली हो सकता है या एम्प्लॉयड हो सकता है, लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है, सारी पार्टनर्स की कंसेंट लेना ज़रूरी है। अगर कोई भी एक पार्टनर डिसएग्री होता है कि नहीं अभी हम डिसॉल्व नहीं करेंगे, तो हम ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। कंपलसरी डिसोल्यूशन में क्या होता है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, या तो हम इंसॉल्वेंट हो जाएं सारे पार्टनर्स, या फिर हम कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी करके अपने बिजनेस को चलाएं। तो अगर हम ऐसा भी करते हैं तो हमारा लॉ क्या बोलता है, अगर आपका बिजनेस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए नहीं है और आप मार्केट से जितना भी पैसा आपने एज अ डेब्ट लिया हुआ है और आप कैपेबल नहीं है कि आप उसको क्या करो, रिटर्न कर सको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वाइंड अप। जितने भी आपके फर्म के एसेट्स होंगे आपको सेल ऑफ करके मार्केट का डेब्ट कम करना पड़ेगा। हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसी मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए, द एक्सपायरी ऑफ टर्म विच द फर्म केम इनटू एग्जिस्टेंस मीन्स जो सोचकर, जो लॉन्ग टर्म विज़न लेकर हमने फर्म को बनाया था वो विज़न ही ख़त्म हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल पान पराग, पान मसाला मीन्स कुछ लोग उसको यूज़ करते हैं एज अ माउथ फ्रेशनर, बट अगर कोई भी एक ऐसा केस आया कि उस मसाले को खाकर आपको कैंसर हो सकता है और गुजरात गवर्नमेंट ने बोल दिया कि नहीं, हमारे यहाँ पर इसकी सेलिंग नहीं होगी, और कोई भी अगर ऐसा बिजनेस करता है तो हम क्या करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे। तो चार पार्टनर्स ने मिलके ये सोचा था कि हम पान पराग, पान मसाला को पूरे गुजरात में सर्कुलेट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो जो ऑब्जेक्ट, जो विजन सोच के हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी वो ऑब्जेक्ट ख़त्म हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपना बिजनेस वाइंड अप करना पड़ेगा।
कोई पार्टनर किसी की डेथ हो जाती है और दूसरा पार्टनर कैपेबल नहीं है कि वो अपनी सूझबूझ से उस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू रखे, तब भी हमको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को बाइंड अप करना पड़ेगा। सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए या 3 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, एक पार्टनर बचा है लेकिन वो कैपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है उसकी, मार्केट से रेलेवेंसी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा उसको, मजबूरी में अपनी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। बाय नोटिस का मतलब होता है वेयर पार्टनरशिप एट विल द फर्म मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर, फॉर दैट ही हैज़ टू गिव नोटिस टू अदर पार्टनर्स, सच नोटिस मस्ट बी इन राइटिंग। सारे पार्टनर्स फर्म छोड़ना चाहते हैं तो फर्म अकेले तो बिजनेस करेगी नहीं अगर उसके पास एक्टिव पार्टनर्स नहीं होंगे, तो नोटिस देकर हम क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। बाय कोर्ट का अगर हम बात करें, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, तो कोर्ट क्या है, बहुत टाइम बाद सारी चीज़ों को सोचने समझने के बाद किसी को नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, लाइक इंसैनिटी, आपके जो पार्टनर्स हैं वो इंसैन हो गए हैं, उनकी जो परमानेंट कैपेसिटीज़ थी, जो कैपेबिलिटीज़ थी वो कम होती जा रही हैं, आप ना लॉफुल तरीके से अपने बिजनेस को रन नहीं कर रहे हो, ठीक है, पार्टनर्स आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो था उसके हिसाब से हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको सोचने समझने के बाद कोर्ट नोटिस भेजता है कि आपको अपनी फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन वे अच्छा लगा होगा और आपको पार्टनरशिप के बारे में बहुत ही डीप में समझ में आया होगा। फॉर एनी क्वेरीज एंड डाउट आप मुझे मेल कर सकते हो। हैव अ नॉलेजफुल डे अहेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। स्वाध्यायः परमं